हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। मेरा नाम तनुज कुमार और मैं यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपके सामने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड लेक्चर वीडियोस लेके आ रहा हूँ। तो पिछले कुछ लेक्चर वीडियोस में हमने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जैसे इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में टेस्टिंग और बेसिक स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, और इसके साथ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को भी हमने डिस्कस किया था। तो वो सारे वीडियोस को हमने डिफरेंट प्लेलिस्ट में अरेंज किया हुआ है। प्लेलिस्ट आप हमारी देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको वो सारे वीडियो आसानी से मिल जाएंगे। तो अब जो क्लास हम आज की डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर लेंगे तो आपके पास जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि हम इस चैनल के माध्यम से आपको स्टैटिस्टिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और फार्मास्यूटिकल साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहें। और आपकी सुविधा के लिए हमने हर वीडियो को अपनी प्लेलिस्ट में अरेंज किया हुआ है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैसे हम इसको फाइंड करते हैं, क्या क्या हमारे पास प्रोसीजर्स हैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस के, ये हम इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन समझने के लिए पहले हमें जो टर्म्स हम इस थ्योरी में यूज करते हैं वो टर्म्स की नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो क्या क्या टर्म्स होती हैं वो हम पहले डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन डिफाइन यानी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे। तो जो पहली टर्म है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो पहली टर्म यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, जब हम सिंपली एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो आपको पता है एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंट को बेसिकली हम क्या करते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो देखिए, एक्सपेरिमेंट दो तरह के होते हैं। पहला है डिटरमिनिस्टिक यानी डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स और दूसरा है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो दो तरह के एक्सपेरिमेंट हमारे पास होते हैं, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो पहले समझते हैं डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है। अब हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका पॉसिबल आउटकम क्या हो, यूनिक हो। यूनिक मीन्स एक ही आउटकम है और हमें पता है वो क्या होगा, तो उस केस में जो एक्सपेरिमेंट है वो डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होगा। जैसे एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो इसके लिए मैं एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करूँगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मुझे नोन है कि क्या रिजल्ट आएगा। तो मुझे पता है भाई ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आनी है, यानी रिजल्ट हमारा क्या है, यूनिक है और सर्टेन है। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट हमारा डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स होंगे वो आउटकम हमारे यूनिक होंगे और सर्टेन होंगे, यानी हमें ऑलरेडी पता होगा कि कौन सा इवेंट आएगा। अब इसी के बिहाफ पे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा, कोई भी एक्सपेरिमेंट हमने होमोजीनियस कंडीशंस में कंडक्ट किया और हर बार उसके जो आउटकम्स हैं वो अलग अलग आए, यानी आउटकम्स हमारे यूनिक नहीं हैं, जबकि हमने क्या किया, होमोजीनियस कंडीशंस को मेंटेन किया। जैसे एग्जांपल है, सिक्का हमने उछाला। अब हर बार हमारा सिक्का क्या है, अनबायस्ड कॉइन अगर हमने लिया हुआ है तो हर बार हमारा कॉइन क्या होगा, अनबायस्ड होगा। और हमने हर बार हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो सिक्का कभी भी स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं होगा, खड़ा नहीं होगा, यानी या तो वो हेड के सरफेस में गिरेगा या फिर टेल के सरफेस में गिरेगा। तो इस केस में हम देखेंगे भाई, जब पहली बार सिक्का उछालेंगे तो हो सकता है हेड आए, सेकंड बार सिक्का उछालते हैं तो हो सकता है टेल आए। तो जब आउटकम्स हमारे यूनिक नहीं हैं और साथ ही साथ आउटकम्स की हैपनिंग में क्या है, अनसर्टेनिटी है,
तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो क्या कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट में? हमने क्या किया, होमोजीनियस यानी एक समान, होमोजीनियस मीन्स एक समान, होमोजीनियस कंडीशंस में हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और हमारे पास हर बार क्या आए, डिफरेंट आउटकम आए। और ये आउटकम्स हमारे क्या होंगे, अनसर्टेन होंगे। तो हम कहेंगे हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो देखिए डिफरेंस क्या हुआ डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट में। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स हैं वो यूनिक हैं और सर्टेन हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम होमोजीनियस कंडीशंस में कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, हर बार आउटकम डिफरेंट आ रहे हैं और आउटकम्स की हैपनिंग क्या है, अनसर्टेन है। तो हम कहेंगे इस तरह के एक्सपेरिमेंट जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं वो एक्सपेरिमेंट क्या कहलाएंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएंगे। तो अब ये पूरी प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हमारे साइंस में जैसे हम कोई भी फिनोमिना प्रूफ करना है, कोई भी कॉन्सेप्ट प्रूफ करना है तो हम डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट को यूज करते हैं। जब हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी को यूज करेंगे कि जो हैपनिंग हो रही है, अनसर्टेनिटी यहाँ पे हो रही है, इसका चांस क्या है, यानी प्रोबेबिलिटी क्या है, एक ऐसा मेज़र है जो क्या कर रहा है, अनसर्टेनिटी को मेज़र करेगा, मैथमेटिकली मेज़र करेगा। तो ये तो हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये थी पहली टर्म। अब सेकंड टर्म पे आते हैं। सेकंड टर्म यहाँ पे डिफाइन होती है ट्रायल। सेकंड टर्म क्या है, ट्रायल। अब ये ट्रायल क्या होता है, ट्रायल है द सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो ट्रायल देखिए हमने नोट किया द सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट जब उसकी सिंगल परफॉर्मेंस होगी तो वो कहलाएगा ट्रायल। इसी तरह से अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट को 2 बार परफॉर्म किया जाएगा तो हम कहेंगे हमारे पास कितने ट्रायल हैं, 2 ट्रायल हैं। इसी तरह से 3 ट्रायल, 4 ट्रायल। तो यहाँ पे जैसे एक ट्रायल हो गया फॉर एग्जांपल टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। तो टॉसिंग ऑफ ए कॉइन क्या है, एक ट्रायल का एग्जाम्पल है। हमने क्या किया, सिक्का उछाला, एक बार रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, तो ये हमारा ट्रायल हो गया। जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे, नेक्स्ट टर्म हम डिफाइन करेंगे इवेंट्स। तो इवेंट्स क्या होते हैं, हम कह रहे हैं ट्रायल या रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या है, पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो यही पॉसिबल आउटकम्स हमारे इवेंट्स कहलाते हैं। अब पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, सिंगल आउटकम है तो उसे हम सिंपल इवेंट कहेंगे। अगर आउटकम्स का कॉम्बिनेशन है तो उसे हम कंपोजिट इवेंट कहेंगे। तो इवेंट को हम डिफाइन करते हैं। तो इवेंट को हमने डिफाइन किया द आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या कहलाएगा, सिंपली इवेंट कहलाएगा। अब इवेंट हमारे पास 2 तरह से डिफाइन होते हैं। पहला मैंने बताया सिंपल इवेंट और दूसरा कंपोजिट इवेंट। तो सिंपल इवेंट क्या होगा, सिंपल इवेंट तो आपका सिंपल जो आउटकम है वही हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे सिंपल इवेंट कहलाएगा। हमने आउटकम को ही क्या कह दिया, सिंपल इवेंट कह दिया। अब जब कंपोजिट इवेंट को हम डिफाइन करते हैं तो क्या डिफाइन किया मैंने, कंपोजिट इवेंट ये क्या है, आउटकम्स का कॉम्बिनेशन है या कंपोजिशन है। अब ये क्या होगा, हमारे पास एक से ज़्यादा आउटकम्स हैं, हमने उन्हें क्या कर लिया, कंबाइंड कर लिया, तो वो इवेंट क्या हो गया, कंपोजिट इवेंट हो गया। इसका एग्जाम्पल जैसे हम डिस्कस करते हैं, मैंने क्या किया, एक पासा फेंका, रोलिंग ऑफ ए डाई। तो इस केस में जो आउटकम्स होंगे वो क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। एक ट्रायल हमने किया, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट है रोलिंग ऑफ डाई। तो इस केस में पॉसिबल आउटकम्स ये हैं। तो ये इंडिविजुअली मेरे क्या कहलाए, इंडिविजुअली ये सारे इवेंट हैं। जैसे ये पहला इवेंट हो गया, ये दूसरा इवेंट, ये तीसरा, ये छठा इवेंट। तो ये तो हो गए सिंपल इवेंट। अब एक इवेंट मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। इवेंट मैंने डिफाइन किया, सपोज इवेंट इक्वल टू
ऑड पॉइंट्स। एक इवेंट मैंने बना लिया ऑड पॉइंट्स, तो सेट ऑफ ऑड पॉइंट्स, तो देखिए सेट को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 3 5। तो ये एक सेट बना, ये सेट है सेट ऑफ ऑड पॉइंट्स, तो ये एक इवेंट होगा हमारे लिए, है ना, एक इवेंट है। अब लेकिन ये इवेंट क्या है, आउटकम के कंपोजिशन से बन रहा है, आउटकम के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो ये इवेंट मेरा क्या कहलाएगा, कंपोजिट इवेंट कहलाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सिंपल इवेंट क्या होता है और कंपोजिट इवेंट क्या होता है। अब इवेंट हमारे समझ में आ गए, तो इसके बाद जो मेन टर्म है वो है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो इसको हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए एग्जॉस्टिव इवेंट्स आर टोटल पॉसिबल इवेंट्स, यानी कलेक्टिवली हम टोटल पॉसिबल इवेंट्स को क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। जैसे मैंने अभी नोट किया था 1 से लेके 6 तक जो इवेंट थे वो कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स ऑफ रोलिंग ऑफ ए डाई। इसी तरह से हेड को मैंने H से डिनोट किया, टेल को T से डिनोट किया, तो हेड और टेल यहाँ पे इस तरह से अगर लिखे जाएं तो ये कहलाएंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स इन टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। यानी एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या हैं, किसी भी ट्रायल के टोटल पॉसिबल इवेंट्स वो हमारे कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे। जैसे मैंने सिक्का उछाला, तो सिक्का उछालने में हेड और टेल दोनों क्या हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्लियर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस कैसे डिफाइन किया, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स, यानी जितने भी पॉसिबल इवेंट्स हैं उनका कलेक्शन, उनका सेट, वो मेरा क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस कहलाएगा। अब सेट क्या होता है, सेट को हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। वेल डिफाइंड का मतलब है यूनिक एलिमेंट्स, यानी जो अपने आप में क्या होगा, यूनिक होगा। तो सैंपल स्पेस को कैपिटल S से हम डिनोट करेंगे। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, उसमें से S को सैंपल स्पेस के लिए रिजर्व कर लिया, और जो बाकी अल्फ़ाबेट्स होंगे जैसे A, B, C, X, Y, Z, इन लेटर से हम क्या करेंगे, अपने इवेंट्स को डिनोट करेंगे। तो ये तो हो गया सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या डिफाइन किया, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स। तो जब भी हम सैंपल स्पेस यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल हम नोट करते हैं रोलिंग ऑफ ए डाई, तो उस केस में सैंपल स्पेस को हम S से डिनोट करेंगे, और वो होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हुआ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो इस तरह से हमने सैंपल स्पेस यहाँ पे डिफाइन कर लिया। इसी तरह से देखिए मैंने एक इवेंट डिफाइन किया था अभी, ऑड पॉइंट्स। तो इस ऑड पॉइंट्स को इवेंट मैंने कहा E। ये सपोज इवेंट क्या है, इवेंट E है। मैंने बताया बाकी लेटर्स S को छोड़ के बाकी लेटर से हम क्या करेंगे, अपने इवेंट को नोट करेंगे। तो E यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ 1 3 5। तो अब देखिए सैंपल स्पेस हो गया सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स या ऑल पॉसिबल आउटकम्स, और इवेंट हो गया सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये दोनों मेरे सेट हैं। ये सेट कहाँ से निकल के आया है, सैंपल स्पेस से निकल के आया है। तो ये इवेंट क्या हो गया, मेरा सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस हो गया। तो सैंपल स्पेस यूनिवर्सल सेट हो गया, इवेंट्स उस सेट के सबसेट हो गए। तो इस तरह से हम अपना सैंपल स्पेस डिफाइन कर लेते हैं। तो ये तो कुछ बहुत बेसिक टर्म हैं जो हम आगे जब प्रोबेबिलिटी थ्योरी को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इनका रेगुलर यूज होगा। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है वो हम नोट करते हैं। तो देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को हम इनकम्पेटिबल इवेंट्स भी कहते हैं। यानी कोई हमने ट्रायल कंडक्ट किया, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, तो उसके हमें पता है पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, एक ही इवेंट पॉसिबल है, एक साथ
दो या दो से ज़्यादा इवेंट पॉसिबल नहीं हैं। जैसे सिक्का हमने उछाला तो सिक्का उछालने में या तो क्या होगा, हेड ही सरफेस होगा या फिर टेल ही सरफेस होगा। इसी तरह से पासा फेंका तो या हमें 1 ही मिलेगा या 2 ही मिलेगा या फिर 6 ही मिलेगा। तो कैसे हमने डिफाइन किया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को? इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इनकम्पेटिबल इफ द हैपनिंग ऑफ वन इवेंट, इफ द हैपनिंग ऑफ वन इवेंट प्रिक्लूड्स मीन्स खत्म करना, हटाना, और रूल्स आउट मीन्स हटाना या समाप्त कर देना। इफ द हैपनिंग ऑफ वन इवेंट precludes और rules out the happening of all other events, यानी क्या करता है, कोई ट्रायल में एक इवेंट बाकी इवेंट्स की हैपनिंग को ख़त्म कर देता है, उनका चांस ख़त्म कर देता है, तो हम कहेंगे वो इवेंट्स क्या हैं, हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। यानी एक ही ट्रायल में एक साथ दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक इवेंट पॉसिबल होगा। अब ध्यान देने वाली बात है, यूनिवर्स में जितने भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होते हैं, हर रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स इवेंट्स क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। जैसे सिक्का उछाला तो सिक्का उछालने में हेड और टेल दोनों क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। या तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा एक ट्रायल में, दूसरे ट्रायल में हो सकता है टेल आ जाए, तीसरे ट्रायल में हो सकता है हेड आ जाए। हम सिर्फ सिंगल ट्रायल की बात कर रहे हैं। किसी भी ट्रायल में एक ही बार एक ही इवेंट आएगा, तो हम कहेंगे इवेंट्स आपस में क्या हैं, सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। इसी तरह से पासा फेंका तो पासा फेंकने में भी 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके पास होने का चांस, फेल होने का चांस हमें निकालना है, तो पास और फेल दो आउटकम हैं, दोनों आउटकम क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। या तो आप पास हो जाओगे या फिर फेल हो जाओगे। तो इस तरह से हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एक्सप्लेन कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अभी हम आगे देखेंगे। अब जो नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो देखिए इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होंगे, किसी भी ट्रायल में इवेंट्स के हैपनिंग का चांस अगर सेम है तो हम कहेंगे इवेंट्स क्या हैं, इक्वली लाइकली हैं। इफ द हैपनिंग ऑफ ईच इवेंट इन ए सेम ट्रायल इज इक्वल देन द इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली। फॉर एग्जाम्पल इन टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, हेड एंड टेल बोथ आर इक्वली लाइकली। दोनों का चांस क्या है हैपनिंग का, 50% है, हेड आने का चांस भी 50%, टेल आने का चांस भी 50%। तो हम कहेंगे यहाँ पे हेड और टेल क्या हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। तो इस तरह से हमने इक्वली लाइकली इवेंट्स डिफाइन कर लिए। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, किसी भी ट्रायल में अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स हैं तो हम कहेंगे इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। जब एक इवेंट की हैपनिंग दूसरे इवेंट की हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी, हैपनिंग के चांस को इफ़ेक्ट नहीं करता है। अगर वो इफ़ेक्ट करेगा तो हम कहेंगे इवेंट्स आपस में क्या हैं, डिपेंडेंट हैं। इफ़ेक्ट नहीं करेगा तो आपस में इवेंट क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे। जैसे हमने क्या किया, एक एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे। सपोज हमारे पास 52 कार्ड्स हैं और आपसे कहा गया भाई इसमें से एक कार्ड आप ड्रॉ करिए। तो आपने एक कार्ड ड्रॉ किया और इसे अपने पास रख लिया या सपोज फाड़ कर फेंक दिया। तो अब जो नेक्स्ट इवेंट है, नेक्स्ट इवेंट में मेरे पास 51 कार्ड्स रहे। अब फिर से मैंने आपसे कहा भाई इस कार्ड को निकालिए, इस 51 कार्ड में से एक कार्ड आप निकालिए। तो देखिए दो इवेंट मेरे पास बने, तो यहाँ पे 52 कार्ड्स में से एक कार्ड आपने निकाला, इस कार्ड के निकलने का चांस 1/52। सेकंड केस में आपके पास 51 कार्ड्स हैं, इसमें से आपने एक कार्ड निकाला तो इसका चांस 1/51। तो ये इवेंट मेरा E1 हुआ, ये इवेंट सपोज E2 हुआ। अब एक थर्ड इवेंट भी मैंने यहाँ पे बना लिया। मैंने कहा भाई जब आपने एक कार्ड अपने पास रखा था इसे वापस आप पैक में डाल दीजिए। तो फिर से मेरे पास कितने कार्ड्स हो गए, 52 कार्ड्स हो गए। अब मैं आपसे कह रहा हूँ भाई एक कार्ड आप
फिर से निकालिए, तो इस कार्ड के निकलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/52 होगी। तो ये इवेंट मेरा क्या है, सपोज थर्ड इवेंट है। तो देखिए मेरे पास 3 इवेंट है यहाँ पे, E1, E2, E3। फर्स्ट केस में 52 कार्ड में से आपने एक कार्ड निकाला है, और सेकंड केस में जब जा रहे हैं उससे पहले आपने क्या कर लिया, उस कार्ड को अपने पास रख लिया। तो आप देख रहे हैं ये 2 इवेंट E1 और E2, यहाँ पे E1 क्या कर रहा है, E2 की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है। तो हम कहेंगे ये दोनों इवेंट आपस में क्या हैं, डिपेंडेंट इवेंट हैं। इसी तरह से जब यहाँ पे इस इवेंट की हैपनिंग और इस इवेंट की हैपनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है, इस इवेंट की हैपनिंग ने इसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाला, तो हम कहेंगे ये दोनों इवेंट, कौन से इवेंट, E1 और E3, ये दोनों इवेंट क्या हैं, आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या हो गए, एक इवेंट अगर हैपन होता है तो वो अपने साथ दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, तो हम कहेंगे दोनों इवेंट आपस में क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये तो कुछ बेसिक टर्म्स हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की। पहली टर्म रैंडम एक्सपेरिमेंट, सेकंड ट्रायल, थर्ड इवेंट्स, उसके बाद एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, सैम्पल स्पेस क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो 3 तरह की डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास हैं। पहला है मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, जिसको हम ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। सेकंड है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, और थर्ड है एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। तो 3 तरह की डेफिनेशन यहाँ पे हैं। तो 1 बाय 1 हम इन डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, इनकी लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगली डेफिनेशन पे जाएंगे। तो पहली डेफिनेशन देखिए मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो क्या डेफिनेशन, कैसे हम इसे डिफाइन करते हैं, तो हम कहते हैं अगर हमारे पास n इवेंट्स हैं और ये n इवेंट्स क्या हैं, हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स मीन्स n क्या है मेरे पास, टोटल पॉसिबल इवेंट्स हैं। टोटल पॉसिबल इवेंट्स को मैंने एक टर्म दिया हुआ है एग्जॉस्टिव। तो टोटल पॉसिबल इवेंट्स कितने हैं, n हैं, और ये n इवेंट मेरे क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं। ये इवेंट क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी हैं, और साथ में ये इवेंट्स क्या होंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स भी हैं। तो देखिए n एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, और इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। और इसमें से मैंने कहा इन n इवेंट्स में से सपोज m इवेंट्स मेरे क्या हैं, किसी इवेंट के फेवर में हैं, यानी मैं इसे कह सकता हूँ फेवरेबल इवेंट्स या फेवरेबल आउटकम्स टू ए पर्टिकुलर इवेंट। तो इस केस में कोई भी इवेंट है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, सपोज इवेंट है मेरा E, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो ये डिफाइन होती है फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल इवेंट्स और एग्जॉस्टिव इवेंट्स का रेशियो है। तो इस केस में देखिए फेवरेबल इवेंट्स को मैंने m से नोट किया हुआ है, और एग्जॉस्टिव इवेंट्स मैंने कहा कितने हैं, n हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E है वो हो गया m डिवाइडेड बाई n। तो इसे हम कभी कभी स्मॉल p से भी डिनोट कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, रेशियो ऑफ फेवरेबल इवेंट्स टू द एग्जॉस्टिव इवेंट्स, और m यहाँ पे क्या हो गया, फेवरेबल इवेंट्स हो गए, n हमारे एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। तो इस तरह से हम मैथमेटिकली अपनी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर लेते हैं। तो हमने कहा भाई किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में अगर हमारे पास n एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, और यही n इवेंट्स क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, और मेरे पास कोई एक इवेंट है, सिंपल इवेंट है या कंपोजिट इवेंट है, जिसके फेवर में
इवेंट्स हैं, कुछ इवेंट्स हैं, कितने इवेंट्स हैं, सपोज m इवेंट्स हैं, तो जो इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, m डिवाइडेड बाई n होगी। तो ये हो गया मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो अब देखिए मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ e, और सिंपली स्मॉल p से हम इसे नोट कर रहे हैं। तो ये क्वांटिटी हमने डिफाइन की है m डिवाइडेड बाई n। तो अब देखिए यहाँ पे जो रूल होगा वो है m ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स क्या होंगे, हमेशा टोटल पॉसिबल इवेंट के बराबर होंगे या उससे कम होंगे। तो ये रूल हो गया m ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n। और इसके साथ साथ ये भी इवेंट है n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड m ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी हमेशा इवेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, या यानी कहने का मतलब है नेचुरल नंबर्स में हमारे पास इवेंट्स होंगे, नेगेटिव इवेंट्स नहीं हो सकते हैं, नेगेटिव इवेंट्स का कोई मीनिंग नहीं है। तो इस केस में हमने ये रूल इस तरह से डिफाइन कर लिया। तो यहाँ से देखिए m लेस देन इक्वल टू n है, तो ये m डिवाइडेड बाई n लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। और इसी तरह से जब हम इन दोनों इनइक्वलिटी को मर्ज करेंगे तो हमें मिलेगा m डिवाइडेड बाई n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इन दोनों इनइक्वलिटी को जब हम इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करेंगे तो हमें यह रिजल्ट मिलेगा m डिवाइडेड बाई n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब है जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है उसकी रेंज क्या है, 0 से लेके 1 तक है। तो प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब ये प्रोबेबिलिटी 1 कब होगी और 0 कब होगी, इसे भी थोड़ा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे 1 तब होगी जब इवेंट मेरा क्या होगा, सर्टेन होगा, यानी जब मेरा डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इवेंट की 1 होती है। इसी तरह से जब इम्पॉसिबल इवेंट होगा उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। जैसे समझते हैं, मैंने एक स्टेटमेंट आपको दिया, मैंने कहा भाई सन राइजेज इन ईस्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या है कि कल अगर कल मंगलवार है या कल बुधवार है तो कल बुधवार के दिन सूरज पूरब से उगेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप कहोगे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100% है, 1 है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट क्या है, एक डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी सर्टेन इवेंट है। तो सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। इसी तरह से इम्पॉसिबल इवेंट, मैंने कहा भाई आप लूडो खेल रहे हैं, लूडो खेलने में आपने पासा फेंका, सिंगल पासा फेंका, तो सिंगल पासे में 7 आने का क्या चांस है। अगर आपके पासे में नंबर 1 से लेकर 6 तक हैं तो 7 तो आ ही नहीं सकता है, 7 क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है जो प्रोबेबिलिटी की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक है। मिनिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी की 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। अब ध्यान दीजिए जो प्रोबेबिलिटी हमने डिफाइन की है वो एक रेशियो में डिफाइन की है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, इस प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज के टर्म्स में भी नोट कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा भाई हेड आने का चांस, सिक्का मैंने उछाला, हेड और टेल 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं मेरे पास। सिक्का उछालने में 2 पॉसिबल आउटकम है, हेड और टेल। एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए 2, यानी जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कैलकुलेट करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के लिए फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 है, और एग्जॉस्टिव इवेंट्स कितने हैं, 2 हैं। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। जब इस रेशियो को सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 0.50। तो इसको हम लिख सकते हैं 50%। तो प्रोबेबिलिटी को कभी कभी परसेंटेज के टर्म्स में भी नोट किया जाता है। तो ये तो हो गया मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन और कैसे हम इसे अप्लाई करते हैं। अब किसी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको गिवन है, उसका ट्रायल आपको बताया गया है, तो आपने क्या करना है, जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे पूछी गई है उस इवेंट के फेवर में कितने केस हैं वो आपने चेक करना है और एग्जॉस्टिव इवेंट्स आपने निकाल लेने हैं। फेवरेबल केस आ गए, एग्जॉस्टिव केस आ गए, दोनों का रेशियो आप निकालोगे तो आपके पास उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जैसे मैंने इस केस में किया, मैंने कहा भाई जब मैं सिक्का उछालता हूं तो सिक्का उछालने में हेड आने का क्या चांस होगा। तो आपने देखा भाई जब हम सिक्का उछालते हैं तो 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, क्या क्या हैं, हेड और टेल।
अब हेड आने का चांस, हेड क्या है, फेवरेबल आउटकम क्या है हेड के लिए, सिर्फ एक आउटकम है, सिर्फ एक बार हेड आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2। इसी तरह से जब हम पासा फेंकते हैं तो देखिए पासा फेंकने में हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस केस में मैंने कहा भाई 6 आने का क्या चांस है, तो आप कहेंगे भाई 6 आने का चांस, फेवरेबल आउटकम क्या है, सिर्फ 1 है और टोटल आउटकम कितने हैं 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/6 हो गई। तो इस तरह से हम अपनी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर लेते हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशन की, क्या लिमिटेशन होती है इसकी। तो जब देखिए हमने मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया था तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि n क्या है हमारे पास, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं और इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। और जब हमने उससे पीछे टर्मिनोलॉजी डिफाइन की थी तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि यूनिवर्स में जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। और ये भी आपको पता है कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट कर रहे हैं तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स को हम क्या कर रहे हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कह रहे हैं। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स तो एक सिंपल टर्म हो गई, टोटल पॉसिबल आउटकम्स को ही हमने क्या कह दिया, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कह दिया। यूनिवर्स में सारे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अब थर्ड कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई थी कि n क्या है हमारे पास, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। तो क्या यूनिवर्स में कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर हम कंडक्ट करें तो उसके इवेंट्स हमेशा इक्वली लाइकली होंगे, तो आप कहोगे नहीं होंगे। जैसे आपके एग्ज़ाम में पास होने का चांस, यानी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें पास और फेल होना दो आउटकम है। अगर आप अच्छी मेहनत करोगे तो आपके पास होने का चांस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं कहूँ भाई आपके कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हो, एग्ज़ाम देने में आपके पास होने का चांस भी 50%, फेल होने का चांस भी 50%, तो ये वैलिड अजम्पशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आपने अच्छी मेहनत की है तो आपके पास होने का चांस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आपने मेहनत नहीं की है, आप फेसबुक व्हाट्सएप पे ही रह गए हो, आप व्हाट्सएप मैसेज करने में रह गए हो, फेसबुक पे पोस्ट डालने में रह गए हो, पढ़ाई आपने नहीं की है, तो आपके फेल होने का चांस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे पास और फेल दो पॉसिबल इवेंट्स हैं, लेकिन दोनों पॉसिबल इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं हैं। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, तो ये पहली लिमिटेशन हो गई मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की। क्या लिमिटेशन हुई, अगर इवेंट इक्वली लाइकली नहीं है तो इस केस में हम प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। दूसरी लिमिटेशन हमने कहा भाई n इवेंट्स क्या हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। लेकिन कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा भी होता है जहाँ पे एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या हो जाते हैं, इनफाइनाइट हो जाते हैं। जब तक एग्जॉस्टिव इवेंट्स फाइनाइट हैं तब तक तो ठीक है, तब तक तो ये रूल आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ ठीक है, फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल इवेंट्स। टोटल पॉसिबल इवेंट्स भी फाइनाइट हैं, फेवरेबल इवेंट्स आपके क्या हैं, हमेशा लेस देन इक्वल टू n रहने, तो वो भी फाइनाइट रहने हैं, तो उस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब एग्जॉस्टिव इवेंट्स इनफाइनाइट हो जाएंगे तो उस केस में ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो होगी, या इसे आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल, जैसे हम इस रूम में टीचिंग कर रहे हैं, इस रूम में देखिए छत पे सीलिंग फैन लगा हुआ है, तो इस सीलिंग फैन के गिरने का चांस, जब यहाँ पे हम ट्रायल करेंगे तो ट्रायल क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स इनफाइनाइट होंगे। पहला दिन पहला इवेंट हो गया, दूसरा दिन दूसरा इवेंट हो गया, तीसरा दिन तीसरा इवेंट हो गया, फैन गिर ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो गए, इनफाइनाइट हो गए। तो इस केस में भी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं की जा सकती है। तो ये दो तरह की लिमिटेशंस हैं यहाँ पे, जहाँ पे मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने शुरू में बताया था, कोई भी अनसर्टेन इवेंट है उसकी अनसर्टेनिटी को मेज़र करने के लिए मैथमेटिकल फंक्शन हमने डिफाइन किया है। एक क्वांटिटेटिव मेज़र हम निकाल रहे हैं, वो क्वांटिटेटिव मेज़र क्या है, उस अनसर्टेनिटी की प्रोबेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी का चांस, अनसर्टेनिटी की मेज़रमेंट। तो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट डेफिनेशन मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, ये हमने डिफाइन कर ली क्या होती है और इसकी लिमिटेशंस क्या होती है। तो अब आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस
कैसे सॉल्व होंगे, तो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जाते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है। कॉमन क्वेश्चन कह रहा है भाई किसी भी लीप ईयर में 53 संडे आने का क्या चांस है। ये संडे की जगह पे मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है। तो कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए जैसे आपको पता है 2020 जो ये साल अभी चल रहा है, हालांकि ये बहुत बुरा साल है अभी तक का, तो 2020 क्या है, एक लीप ईयर है। तो हमें चेक करना है इस लीप ईयर में 53 संडे आने का क्या चांस होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना सैंपल स्पेस डिफाइन करना होगा। तो जब भी आप कोई प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले आप सैंपल स्पेस डेवलप करोगे। आप देखोगे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे उसे परफॉर्म किया गया है, और उसके बेसिस पे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आप आइडेंटिफाई करोगे, उनको कलेक्टिवली नोट कर लोगे, यानी उसका सेट बना लोगे, तो वो कहलाएगा हमारा सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस बनाते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए सॉल्यूशन इसका हम नोट करने जा रहे हैं। तो लीप ईयर से पहले हमें ऑर्डिनरी ईयर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए ऑर्डिनरी ईयर में हमारे पास 365 डेज होते हैं, और इन 65 डेज में जो कंप्लीट वीक्स होते हैं वो 52 वीक्स कंप्लीट होते हैं। यानी 52 वीक्स में क्या होगा, 52 संडे होंगे, 52 मंडे होंगे, 52 ट्यूसडे होंगे, इसी तरह से 52 सैटरडे होंगे। जब हम 52 इंटू 7, यानी हमारे पास पर वीक में कितने डेज हैं, 7 डेज हैं, तो 52 इंटू 7 करेंगे तो ये हमारे पास 364 डेज आएगा, और इसके साथ क्या होगा, हमारे पास एक डे एक्स्ट्रा आएगा। अब वो वन डे क्या हो सकता है, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, या सैटरडे हो सकता है। तो ये तो हो गया नॉर्मल ईयर की बात। अब बात हम कर रहे हैं लीप ईयर की। जब लीप ईयर की बात करेंगे तो हमारे पास 360 डेज होंगे। अब इन 360 डेज में क्या होगा, 52 वीक्स होंगे, और इसके साथ 2 दिन हमें क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हम निकाल लें। अब देखिए 52 वीक्स तो हमारे पास आ गए, यानी 52 संडे तो आ गए हमारे पास। अब हमें क्या करना है, जो ये 2 दिन बचे हैं इनमें देखना है कि संडे किस किस पॉसिबिलिटी में आ सकता है। तो वही मेरा क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो देखिए सैंपल स्पेस ऐसे हम डिनोट करेंगे। तो 2 दिन के लिए देखिए हो सकता है, जो अब सपोज 30 दिसंबर और 31 दिसंबर, ये लास्ट के 2 दिन अगर हमारे पास बच रहे हैं, तो 30 दिसंबर को क्या हो सकता है, संडे हो सकता है, और ठीक इसके अगले दिन यानी लास्ट डे में क्या हो सकता है, मंडे हो सकता है। तो ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई। पहली पॉसिबिलिटी क्या हुई, संडे कॉमा मंडे। इस तरह से नोट कर लेते हैं इसे, संडे कॉमा मंडे। पहला आउटकम ये हो गया पॉसिबल। दूसरा पॉसिबल आउटकम क्या है भाई, मंडे हो सकता है, तो मंडे के साथ क्या होगा, फिर ट्यूसडे होगा। इसी तरह से अगर ट्यूसडे है तो ट्यूसडे के साथ वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे है तो वेडनेसडे के साथ थर्सडे होगा, थर्सडे है तो थर्सडे के साथ फ्राइडे होगा, फ्राइडे है तो फ्राइडे के साथ सैटरडे होगा, और इसी तरह से अगर सैटरडे है तो सैटरडे के साथ क्या होगा, फिर संडे होगा। तो ये पॉसिबल आउटकम्स आ गए। इसके अलावा कोई पॉसिबल आउटकम्स नहीं हो सकते हैं। तो ये इवेंट्स क्या हो गए, मेरे एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए। तो जब यहाँ पे n में डिफाइन करूँगा तो n कितना हो गया, 7 हो गया। ये पहला आउटकम, ये दूसरा आउटकम, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। तो 7 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब देखिए इसमें से संडे कितनी बार आ सकता है। तो देखिए एक पॉसिबिलिटी संडे की यहाँ है, संडे मंडे हो सकता है। जब ऐसा केस होगा तो भी हमारे पास 52 वीक्स प्लस 1 संडे, दैट इज़ 53 संडे हो जाएंगे। इसी तरह से ये पॉसिबिलिटी है कि सैटरडे और संडे आ सकता है। तो इस केस में भी कितने संडे हो जाएंगे, 53 संडे हो जाएंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स यानी m, ये कितने हो गए इस केस में, 2 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज, 53 संडेज ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाई n, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 7। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से अगर लीप ईयर की जगह पे नॉर्मल ईयर पूछा जाता
तो नॉर्मल ईयर में क्या होता, एक ही दिन मिलता, वो एक ही दिन क्या होता, संडे होता, मंडे होता, ट्यूसडे, यानी 7 तो डेज होते, 7 में से सिर्फ एक पॉसिबल आउटकम होता, तो नॉर्मल डेज में 53 संडे होने का चांस 1/7 हो जाता। तो इस तरह से हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो सबसे पहले क्या करना है, सैम्पल स्पेस डेवलप करना है, उसके बाद फेवरेबल इवेंट्स हमने निकालने हैं। फेवरेबल इवेंट्स आ गए, n हमें पता है, तो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखना, जब भी आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हो तो प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होगी, हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होगी। ऐसा नहीं कि आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो और आपकी प्रोबेबिलिटी 3 आ गई, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है आपने कैलकुलेशंस में क्या की है, कहीं गड़बड़ की है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया है, 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया है, यानी एक साथ टॉस किया है। और हमसे पूछा गया है भाई जब हम 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करेंगे तो एग्जैक्टली 3 हेड आने का क्या चांस है, यानी फर्स्ट में भी हेड आ जाए, सेकंड में भी हेड आ जाए और थर्ड में भी हेड आ जाए। तो फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सैंपल स्पेस बनाना होगा। अब सैंपल स्पेस कैसे बनेगा इस तरह की प्रॉब्लम में, देखिए टी डायग्राम की हेल्प से हम इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉइन फर्स्ट, और यहाँ पे आ गया कॉइन सेकंड एंड देन कॉइन थर्ड। तो अब देखिए कॉइन फर्स्ट में हमें पता है क्या हो सकता है, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। 2 ही पॉसिबल आउटकम है, कॉइन फर्स्ट के 2 ही पॉसिबल आउटकम है, हेड और टेल। अब सपोज करिए आपके कॉइन फर्स्ट में हेड आया है, अगर आपके कॉइन फर्स्ट में हेड आया है तो फिर कॉइन सेकंड में क्या हो सकता है, कॉइन सेकंड में हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। यानी कहने का मतलब है अगर कॉइन फर्स्ट में हेड आया है तो इसके साथ कॉइन सेकंड में हेड आ सकता है या फिर कॉइन सेकंड में टेल आ सकता है। इसी तरह से अगर कॉइन सेकंड में हेड आया है तो फिर कॉइन थर्ड में क्या हो सकता है, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। इसी तरह से अगर कॉइन सेकंड में टेल आया है तो यहाँ क्या हो सकता है, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। तो ये तो हो गई हेड के साथ पॉसिबल आउटकम्स। क्या क्या हो गए हेड के साथ, देखिए फर्स्ट कॉइन में अगर हेड आता है तो सेकंड कॉइन में हेड और टेल आ सकते हैं। इसी तरह से सेकंड कॉइन में अगर हेड आता है तो थर्ड कॉइन में हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। अगर कॉइन सेकंड में टेल आता है तो फिर कॉइन थर्ड में हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसी तरह से टेल के साथ होगा। अब फर्स्ट कॉइन के टेल के साथ क्या हो सकता है, सेकंड कॉइन में हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। देन अगर यहाँ हेड आ गया तो यहाँ फिर हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है, देन हेड आ सकता है, देन टेल आ सकता है। तो अब देखिए क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे बनेंगे। तो जो पहला आउटकम बना वो ये बना, फर्स्ट कॉइन में हेड आ गया, सेकंड में भी हेड आ गया और थर्ड में भी हेड आ गया। यानी जो पहला पॉसिबल आउटकम बना वो बना हेड हेड हेड। सेकंड पॉसिबल आउटकम क्या बनेगा, कॉइन फर्स्ट में हेड आया, कॉइन सेकंड में हेड आया, कॉइन थर्ड में टेल आ गया, यानी ये वाला आउटकम। इसे मैं नोट कर लेता हूँ, हेड हेड टेल। इसी तरह से देखिए कॉइन फर्स्ट में हेड आ गया, फिर टेल, फिर हेड, हेड टेल हेड। तो ये हेड टेल हेड। इसके बाद हेड टेल टेल। जो नेक्स्ट आउटकम बना वो बना हेड टेल एंड टेल। अब देखिए इसके बाद क्या हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन तो पूरा हो गया हमारा। अब यहाँ पे बात करें तो टेल के साथ हेड आ सकता है, फिर हेड आ सकता है, तो टेल हेड हेड। तो ये आउटकम बना हमारा। देखिए इसके बाद फर्स्ट कॉइन में अगर टेल है तो सेकंड कॉइन में हेड आया है तो थर्ड कॉइन में क्या हो सकता है, टेल आ सकता है। यानी क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, टेल हेड टेल। इसी तरह से फर्स्ट कॉइन में टेल आया, सेकंड में टेल आया, थर्ड में हेड आ गया, तो ये हो गया टेल टेल हेड। देन टेल टेल एंड टेल। तो ये आउटकम्स हमारे बन गए। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स बने, ये मेरा बन गया सैंपल स्पेस एस।
तो कितने आउटकम्स हो गए? टोटल 8 आउटकम्स हो गए। तो नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स ये हो गया 8। कैसे बना? ये हमने इस तरह से टी डायग्राम की हेल्प से इसे डेवलप कर लिया। इसी तरह से अगर 4 कॉइन्स हैं तो 4 कॉइन्स के लिए आप टी डायग्राम की हेल्प से टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकाल सकते हैं। तो देखिए सैंपल स्पेस हमने बना लिया, हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स आ गए, एन आ गया। अब हमें एम पता करना है। एम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम निकालेंगे। अब क्वेश्चन में क्या है, हमसे पूछा गया है गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स ये कितना होगा? ये होगा m डिवाइडेड बाई n। n तो हमारे पास 8 हो गया। अब m क्या है? फेवरेबल आउटकम्स टू एग्जैक्टली 3 हेड्स, यानी तीनों सिक्कों में क्या होना चाहिए? हेड आना चाहिए। तो उसके लिए सिर्फ फेवरेबल क्या है? एक इवेंट है। तो m इक्वल टू कितना है? 1 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/8 हो गई। इसी तरह से अगर एग्जैक्टली 2 हेड पूछा जाता तो एग्जैक्टली 2 हेड में क्या होता? एक आउटकम ये बनता और एक आउटकम ये बन जाता और एक आउटकम ये बन जाता। तो इस केस में m इक्वल टू कितना होता? 3 होता। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी हो जाती 3/8। इसी तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया? सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लिया, उसके बाद फेवरेबल इवेंट्स हमने निकाल लिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल इवेंट्स। तो आगे के लेक्चर वीडियोस में इसी तरह की कुछ और प्रॉब्लम्स हम लेके आएंगे। तो आप बने रहेंगे हमारे चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे आप लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करेंगे। थैंक यू।